हेलो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री और इसी को आप क्या कहते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हो, राइट। सो फर्स्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझते हो। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म में एक बहुत ही ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर, राइट। बट जब हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जो कुछ साइंटिस्ट है उनका मानना है कि जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा भी है कि जनरली इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वन फिनोमिना इज कॉमन, देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, सैंपल। ठीक है, वाइल इन केस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री this phenomena is not occurring. So some people are not agree that mass spectrometry is not a spectroscopic technique. In case of UV, IR and NMR, sample absorb the light and these light जब आपका सैम्पल एब्जॉर्व करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आपकी पीक्स देखने को मिलती है उसको आप क्या कहते हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हो। ठीक है, इसीलिए ये किस टर्म में आती है, आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म में आती है। बट जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इससे वेरी करता है, डिफ़र करता है। ठीक है, आपके जितने भी UV, IR एंड NMR का जो प्रोसेस है वो लगभग सभी का सेम ही होता है। IR आपको फंक्शनल ग्रुप देता है, NMR भी स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, UV आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी वो आपको शो कर देता है। बट जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये जितनी भी आपके पास 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी है इससे डिफ़र करती है। वो हम कैसे डिफ़र कर रही है, आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक सैंपल है वो या तो फिर गैसीय स्टेट में होना चाहिए या फिर वेपर स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंसिपल देख सकते हो कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, so when organic molecule in the gaseous or vapor state at a very low pressure are subjected to 70 electron volt eV, it loses the electron and form a positively charged cation. This can be accelerated and deflected by magnetic field, electrical field, and it depends on its mass, charge, velocity and deflecting force. In these 4 variable, charge is negligible, velocity and deflected force are constant, so the deflection depend only on mass. If mass is high, deflection is low, and if mass is low, deflection is higher. That is, deflection is higher for light particle and lower for heavy particle. ठीक है, सो ये कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास प्रिंसिपल दिया गया है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगर हम इनको सिंपली समझे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है तो मैं आपको बता देती हूँ। सो अगर आप सिंपल डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़फुल होती है टू इन्वेस्टिगेट रिएक्शन मिक्सचर एंड इन ट्रेसर वर्क। ठीक है, और ये और किस लिए यूज़ आती है, फॉर अंडरस्टैंडिंग काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए ये यूज़ की जाती है। अगर हम थ्योरी की बात करें, जैसे कि आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, इसको हम समअप करने की कोशिश करें तो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है सेपरेटिंग द इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वो हेल्प करेगा आपके सेपरेट करने के लिए इंडिविजुअल एटम या फिर मॉलिक्यूल्स को, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन देयर मासेस। ठीक है, जैसे हम कंसीडर करते हैं एक मॉलिक्यूल M, राइट। हमने कंसीडर करना है एक मॉलिक्यूल M, हमने कंसीडर किया मॉलिक्यूल M, ठीक है, प्लस हमने यहाँ पे ये बम्बार्ड कर दिया बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, एंड सपोज दिस इज़ आयोनाइज्ड। अगर हम इसको कहेंगे कि आयोनाइज्ड हो रहा है तो आपके पास जो आगे की टर्म आएगी वो आ जाएगा M पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास M है वो क्या है, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। तो जो ये आयंस है ये एक्सीलरेट करेंगे इन अ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट वोल्टेज वी। हमने इसको वोल्टेज वी के नाम पे बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट वोल्टेज वी ये करें, क्या करें, एक्सीलरेट कर रहे हैं। ठीक है। इफ़ दिस इज द कंडीशन द एनर्जी गिवन टू ईच पार्टिकल इज EV एंड दस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और अगर हमने इसको समअप करके एक्सप्रेशन को लिखना है तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज 1/2 mv² इज इक्वल टू EV। तो आपके पास इस तरह से ये आ जाएगा। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं v², यहाँ से हमने v² लेना है, इज इक्वल टू 2EV/m। और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू √2EV/m। राइट। सो यहाँ पे v क्या है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m एंड e यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आपके पास बेसिकली एक छोटा सा फिनोमिना है या थ्योरी है या आप इसको प्रिंसिपल भी कह सकते हो, जिसमें हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसको समझा है। ठीक है। सो जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सो आप एक बार इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। नाउ इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें, क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं फॉर योर मास स्पेक्ट्रोमीटर। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर कुछ इस तरीके से आपके पास दिखता है। ठीक है। या फिर आप सिंपली इसको अगर आपने लिखना है सो ये आपके पास आएगा मास स्पेक्ट्रोमीटर। आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। ये आपके पास सैंपल ट्यूब है या यहाँ पे आप सैंपल रखोगे। ठीक है। ये टंगस्टन की फिलामेंट लगे हुए, नेगेटिव प्लेट्स लगी हुई है, ये जो आपके पास यहाँ पर है। ठीक है। ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या करता है, इट सक्स अप नॉन कैटायनिक स्पीशीज़। ठीक है। ये आपके पास मैग्नेट है यहाँ पर, ये है आपके पास कलेक्टर एंड लास्टली दिस इज डिटेक्टर। यहाँ पे आपके डिटेक्ट होगा मास फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या है, रिकॉर्डर। यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड करके क्या दे देगा, स्पेक्ट्रा दे देगा। ठीक है। सो इन पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है द इनलेट सिस्टम, फिर है आयन सोर्स या आयोनाइजेशन चैम्बर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटिंग सिस्टम, द आयन सेपरेटर, आयन कलेक्टर, जहाँ पे आप डाटा रीड करते हो या रीड आउट इसको कह सकते हैं वैक्यूम सिस्टम। सो वैक्यूम इज नेसेसरी बिकॉज इट सक्स अप नॉन कैटायनिक स्पीशीज। सो इट कैन बी isolated type of situation. It will be necessary to minimize the number of collision between ions and non-ionized molecule. रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आपके इंस्ट्रूमेंट के लिए है, सबसे पहले है टू वेपोराइज कंपाउंड ऑफ वेरिंग वोलेटिलिटी टू प्रोड्यूस कैटायन टू सेपरेट आयंस टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड देम। सो ये क्या है आपकी रिक्वायरमेंट्स है जब आपने किसी भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करना है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू एबव फिगर जो हमने यहाँ पे देखी, मास स्पेक्ट्रोमीटर पोजेस फॉलोइंग पार्ट। सो आपके पास पता है कि सैंपल सिस्टम होता है, या आप यहाँ लिख सकते हो सैंपल हैंडलिंग सिस्टम या फिर सैंपल ट्यूब भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है। आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है, एक्सीलरेटिंग रीजन, एनालाइजर ट्यूब, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। सो ये कुछ पार्ट्स होते हैं आपके पास मास स्पेक्ट्रोमीटर के। द मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी कंपाउंड, may vary in their types but generally contain following parts. राइट। जो आपके पास सैंपल इनलेट सिस्टम है, फर्स्ट आपके पास क्या है, सैंपल इनलेट सिस्टम है। इसका फंक्शन क्या है, टू वेपोराइज द सैंपल एंड यूनिफॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इनटू आयोनाइजेशन चैम्बर। सो अगर हमने सिंपल वर्ड में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना है तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी बेसिकली मॉलिक्यूलर मास को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है किसी भी कंपाउंड के। ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमने इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करनी है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास सबसे पहले
सिंपल इनलेट सिस्टम या फिर आप सैम्पल ट्यूब इससे डिनोट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है या इसका फंक्शन क्या है, सॉरी। तो इसका जो फंक्शन है वो है टू वेपोराइज द सैम्पल, सैम्पल को वेपोराइज करना और इसको यूनिफॉर्मली इंट्रोड्यूस करना है आयनाइजेशन चैम्बर में। ठीक है, जहाँ पर आपके पास क्या है, टंगस्टन फिलामेंट ऑलरेडी है और नेगेटिव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। A mass spectroscopy should have a wafer sample and ensure that the sample enters the ionization chamber at constant rate। तो जब आपका सैंपल एंटर करेगा आयनाइजेशन चैम्बर में तो आपके पास जो रेट, काइनेटिक्स ऑफ रेट है, रेट ऑर्डर है, वो कैसे होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, the rate at which the sample is introduced into an ionization chamber must remain constant so that the relative abundance of different species in mass spectrum can be determined। So आपको पता है कि रेट कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो रेट है जिसके ऊपर आपका जो सैंपल इंट्रोड्यूस हो रहा है आयनाइजेशन चैम्बर में वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, जो रिलेटिव एबंडेंस है डिफरेंट स्पीशीज़ की मास स्पेक्ट्रम में वो क्या हो सकती है, आपकी डिटरमाइन हो सकती है, निकल सकती है। ठीक है, टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल डिफरेंट इनलेट सिस्टम आर बी एम्प्लॉयड। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आपके पास डिफरेंट सैंपल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके पास आयनाइजेशन चैम्बर और आयन सोर्स। फ्रॉम द इनलेट सिस्टम, आपने सबसे पहले इनलेट सिस्टम की बात की हमने। तो इनलेट सिस्टम जब आपका इंट्रोड्यूस करेगा आयनाइजेशन चैम्बर में, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पुट करेंगे अक्रॉस द मॉलिक्यूल ऑफ सैंपल। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है द मॉलिक्यूल बिकम आयोनाइज्ड, मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड हो जाएगा। इफ़ द इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग स्लोली द मॉलिक्यूल रिमेन इंटैक्ट although ionized। However, if the electron beam is electrocuted by high voltage on the collector, the energy of the electron will increase. Then the collision between the electron and molecule result in production of well-defined fragments, and each fragment carry positive charge and move through the production of well-defined fragment। So इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने इनलेट सिस्टम से इसको इंट्रोड्यूस करना है आयनाइजेशन चैम्बर में। फिर जो आपके पास आयनाइजेशन चैम्बर होगा वहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास से जो आपका सैंपल है वो मूव करेगा, वहाँ से गुजरेगा। उसकी वजह से जो वो आपके पास सैंपल है या फिर मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लोली मूव कर रहा है तो जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या रह जाएगा, इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, फिर भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आयोनाइज्ड नहीं होगा, फिर भी आपके पास आयोनाइज्ड की फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। ओके, फिर अगर हम बात करें कि हमने इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सीलरेट किया हाई वोल्टेज में, ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी होगी उन इलेक्ट्रॉन की वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से उनके बीच इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल के बीच क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। उसकी वजह से आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ वेल डिफाइंड फ्रेगमेंट की प्रोडक्शन हो जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, तो जो ईच फ्रेगमेंट है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा एंड मूव करेगा आपके मेम्ब्रेन्स के पास से, या फिर जो टंगस्टन की फिलामेंट है उनके पास से इजीली मूव करेगा। ठीक है, सो ये था आपके पास सेकंड पार्ट इसका आयनाइजेशन चैम्बर का। सो आयनाइज करने के लिए सैंपल को आपके पास डिफरेंट टेक्निक होती है, जैसे कि हमने पहली टेक्निक देखनी है EI, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन। ठीक है, पहली टेक्निक होती है आपके पास ये। अगर हम सेकंड टेक्निक की बात करें सो आप इसको यहाँ से लिख भी सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, सेकंड टेक्निक होती है फील्ड आयनाइजेशन टेक्निक, राइट। थर्ड है केमिकल आयनाइजेशन की टेक्निक। उसके बाद है FAB, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट सोर्स। ठीक है, तो इस टेक्निक में क्या होता है कि हाईली एनर्जेटिक केमिकल स्पीशीज़ बम्बार्डेड किए जाते हैं सैंपल के साथ, जो इससे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में इसको पुट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके एग्जांपल है जो आपके पास FAB को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फिर है आयन एक्सीलरेटिंग रीजन।
सो आयन एक्सीलरेटेड रीजन, क्या रीज़न होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? टू एक्सीलरेट द आयन इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड प्रोड्यूस आयनिक बीम। इसका ये काम होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, रेफ्लेक्टर प्लेट एंड आयन एक्सीलरेटिंग स्लिट। सॉरी, 3 पार्ट होते हैं, थर्ड भी है, आयन फोकसिंग स्लिट, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अबाउट 1000 to 2000 volt is applied between two accelerating slits. So when ion pass through the region, reflecting plate replete to each other to form uniform way. After this, when pass through between accelerating tube to form narrow beam, due to the high voltage moving ion is formed. This ion focusing plate focuses it, so यूनिफॉर्म बीम ऑफ आयन इज ऑब्टेन। सो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास यहाँ पे इसकी जो मैकेनिज्म है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिवली आयन फॉर्म्ड होते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में, फ्रेगमेंट्स आपके पास अभी बात की सॉरी पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज के फ्रेगमेंट आपके पास ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगे बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन टू फर्स्ट एक्सीलरेटर प्लेट बी एंड सेकेंड रिफ्लेक्टर प्लेट सी, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम पढ़ के आ रहे हैं, हम जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है या स्पेक्ट्रोमेट्री है वो कैसे वर्क करते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट है, हम अभी उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि एक आपके पास स्पेसिफिक पार्ट है कोई मशीन में, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, हम उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ओके। अगर हम फोर्थ पोजीशन की बात करें तो फोर्थ नंबर पे आपके आता है एनालाइज़र ट्यूब। फोर्थ पार्ट जो होता है आपकी इसमें होती है एनालाइज़र ट्यूब। एनालाइज़र ट्यूब का क्या काम होता है, ये आयन सेपरेटेड ट्यूब होती है, ठीक है। इसका फंक्शन होता है टू डिस्पर्स द आयन बीम इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू देयर m/e वैल्यू एंड एनालाइज़र मस्ट पोजेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्टली it should have a high resolution power. Secondly, it should have a high rate of transmission of ions. There are two type of analyzer. Firstly होता है आपके पास ion trapped mass analyzer and second होता है time of flight analyzer. ion trapped mass analyzer से आप क्या समझते हो? ये वर्क करता है दो वे में, ठीक है। इट वर्क टू वे फॉर ट्रैपिंग आयंस। फर्स्टली होता है आपके पास 3 डायमेंशनल आयन ट्रैप, ठीक है, जैसे आपके पास क्वाड्रपोल मास एनालाइजर का हम इसमें एग्जांपल पुट कर सकते हैं। सेकंड होता है आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। बोथ एनालाइजर ट्रैप द आयंस बाय यूजिंग कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डीसी एंड आरएफ, ओके। सो अगर आपको क्वाड्रपोल मास एनालाइजर का प्रिंसिपल स्टडी करना है तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, चॉइस इज योर, ठीक है। सो इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है क्लासिकल मास स्पेक्ट्रम ऑब्टेन, सेकंड है रिलेटिवली चीपर सिस्टम, थर्ड है रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट इज़ पॉसिबल। लिमिटेशन की बात करें अगर हम एनालाइजर ट्यूब की तो रिजोल्यूशन इज़ गुड फॉर लिमिटेड रेंज। सेकंड है पीक हाइट इज़ वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ मास, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फर्स्ट आयोनाइज्ड मेथड, ओके। वैसे ही अगर आपको आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस के बारे में भी स्टडी करना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ओके। लास्ट जो पार्ट आता है आपके पास वो आता है डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर का, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या होता है, टू डिटेक्ट द आयनिक बीम एंड प्रोड्यूस द मास स्पेक्ट्रम, एंड ये एक्सप्रेस किया जाता है बार ग्राफ के थ्रू, ठीक है, जिसमें आपके पास रिलेटिव अबंडेंस ऑन ऑर्डिनेट इज प्लेट अगेंस्ट m/z रेशियो। सो ये थे आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंट्रोडक्शन फॉर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स के बारे में, ठीक है। उसमें आपके पास किसी भी कंपाउंड की m/z वैल्यू का हमने पता करना होता है, ठीक है। तो इसमें भी फर्दर आपके पास टाइप होते हैं, जैसे टाइप ए में आपके पास A1, A2, A3, A4,
ठीक है, सबसे पहले आएगा क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 कार्बन। सेकंड है क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विद एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। थर्ड क्लीवेज आती है आपके पास बीटा क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड, जिसको आप पॉलीफिनिक भी कहते हो। ठीक है, फोर्थ है आपके पास बीटा क्लीवेज ऑफ एराइल डबल बॉन्ड। ओके, सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन रूल, रिंग रूल, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी हम एक वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।